नमस्कार। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को आप भूल तो नहीं गए? वहाँ की प्रधानमंत्री थी वो अभी अगस्त 2024 तक, और वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग की नेता भी थी। उनके पिता ने ही, शेख मुजीबुर रहमान ने ही बांग्लादेश बनवाया था 1971 में। उसका आंदोलन उन्होंने लड़ा था। लेकिन आज की तारीख में देखिए कि वो लगभग 2 साल से भारत में अपना निर्वासित जीवन गुजार रही हैं, और कहां पर वो रहती हैं, किन परिस्थितियों में रहती हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। बड़ा गोपनीय रखा गया है उनके भारत में प्रवास को, और सब लोग जानते हैं कि भारत ने बड़ा स्ट्रेटेजिक तरीके से उनको यहां पर, अपने यहां पर उन्होंने शरण दी हुई है। लेकिन इसके पीछे भारत की एक सोची समझी रणनीति है, और पिछले नवंबर से और 24 जनवरी तक भारत की इस रणनीति में एक शिफ्ट नजर आ रहा है। किसी ने इस पर गौर नहीं किया, लेकिन मैंने बड़ा गौर किया है। 7 नवंबर 2025 से 24 जनवरी 2026 के बीच में शेख हसीना ने भारत के 8 बड़े मीडिया हाउसेस को इंटरव्यूज दिए। और ये इंटरव्यू ऐसे नहीं थे कि आमने सामने टीवी चैनल पर बैठ करके इंटरव्यू दिए। ये प्रिंट मीडिया इंटरव्यू थे, यानी कि ये डिजिटल पर चले, अखबारों में छपे हैं। लेकिन मैंने कोई देखा नहीं, हो सकता है किसी एक आध को इंटरव्यू दे दिया, लेकिन मैंने देखा नहीं कि उन्होंने कैमरे के सामने आकर के किसी को इंटरव्यू दिया हो। अब इस प्रकार के जब इंटरव्यू छप रहे हैं, आपके देश में कोई विदेशी राजनेता रह रहा है और उसका अगर मीडिया हाउस इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये सरकार की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। मोदी सरकार ने निश्चित रूप से इस बारे में कोई रणनीति बनाई है, और तभी ये इंटरव्यूज हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में उनका एक इंटरव्यू छपा, द हिंदू में छपा, हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, एनडीटीवी में छपा है। और जो मेरा रिकॉर्ड मुझे बताता है कि लगभग 8 मीडिया हाउसेस को उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। खास बात, सभी इंटरव्यूज की सामग्री एक ही है, क्वेश्चंस एक ही हैं। जैसे वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो कोई पराजित भगोड़ा नेता नहीं है, बल्कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली नेता है। दूसरे, उन्होंने हर इंटरव्यू में अपने आप को यह दर्शाने की कोशिश की है कि बांग्लादेश की जो धर्मनिरपेक्ष, यानी कि जो सेक्युलर छवि है, उसकी उन्हें बड़ी चिंता है। और वहां पर अगर कोई भी इलेक्शन होगा, 22 फरवरी को वहां पर चुनाव होने वाले हैं, आम चुनाव हो रहे हैं वहां पर, तो उन्होंने यह भी कहा है कि अगर अवामी लीग के बिना, यानी कि जो वहां की सबसे बड़ी पार्टी है अवामी लीग बांग्लादेश की, अगर उसके बिना कोई चुनाव बांग्लादेश में होता है तो उसे चुनाव को वैध नहीं माना जाना चाहिए, वो निश्चित रूप से इल्लीगल होगा। दूसरे, उन्होंने ये भी कहा कि अपने इन इंटरव्यूज में कि अगर इन चुनावों में बीएनपी की सरकार बनी, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, खालिदा जिया की पार्टी, खालिदा जिया का अभी हाल ही में निधन हुआ, 31 दिसंबर को उनकी अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए एस जयशंकर विदेश मंत्री गए थे, और जो उनके बेटे हैं तारिक रहमान, उनके साथ उन्होंने मुलाकात भी की थी। मोदी जी की शोक संवेदना वाली चिट्ठी भी दे के आए थे, क्योंकि वो खालिदा जिया पूर्व प्रधानमंत्री हैं वहां की। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर देश में सरकार बीएनपी की बनती है या अवामी लीग की मौजूदगी के बिना कोई चुनाव होता है, तो बांग्लादेश की जो गवर्नेंस है वो कट्टरपंथी ताकतों में चली जाएगी, और सारे के सारे कट्टरपंथी गुट वहां पर हावी हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल एक बॉडी है, उसने नवंबर में शेख हसीना को सजाए मौत की सजा भी दी थी, कि उन्हें सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद बांग्लादेश ने, जो मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता बुढ़ा उनका प्रमुख है, उसने दबाव बनाया था भारत पर कि हमें शेख हसीना को सौंप दो, लेकिन भारत इसके लिए बाध्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समझौते हैं उसके लिए भारत ये कतई बाध्य नहीं है कि वो अपने यहां पर शरण पाए हुए किसी नेता को, उसके देश को सौंप दे, खासतौर से बांग्लादेश को। और मोहम्मद यूनुस जिस प्रकार की हरकतें कर रहा है, उसको देखते हुए भारत ने अपनी बांग्लादेश नीति में एक बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने, मोदी सरकार ने खासतौर से अगर मैं बात करूं, डबल ट्रैक अपनाया है। भारत यह कहता रहा है कि हम अपने धरती से, यानी कि भारत की धरती से बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्टिविटी संचालित नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ शेख हसीना इंटरव्यूज दे रही हैं भारतीय मीडिया को। यह अपने आप में एक डबल ट्रैक है। इससे बांग्लादेश मना भी नहीं कर सकता, कि यह भी नहीं कह सकता
कि भाई आप जो है शेख हसीना को रोको कि वो इंटरव्यू क्यों दे रही है। भारत ने कहा यहां हमारे यहां रह रही है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो इंटरव्यू देना चाहती है, उनकी मर्जी है। लेकिन इसमें भारत की बहुत सोची समझी रणनीति है। भारत शेख हसीना के माध्यम से बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई, बौद्ध, इन पर वहां अत्याचार हो रहे हैं, इसको लेकर भारत अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहा है। और शेख हसीना भी अपने जो इंटरव्यूज हैं उनमें यही बात कहती हुई नजर आ रही हैं कि भारत जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं उनकी उन्हें बड़ी चिंता है, और भारत को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, और भारत को वहां के चुनावों में भी अपना दखल देना चाहिए। शेख हसीना ये भी इंडिकेट कर रही है। तो भारत अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहा है, शेख हसीना के मुंह से ये कुछ कहलवाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कट्टरपंथी ताकतों का जो उदय हो रहा है वहां पर, उसको लेकर जो इंटरनेशनल लेवल पर नैरेटिव सेट करना चाहता है भारत, शेख हसीना उसमें बड़ी भूमिका निभा रही है। और भारत जो है शेख हसीना को अपनी पॉलिटिकल एसेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, और जरूरत पड़ने पर उसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। शेख हसीना 15 साल प्रधानमंत्री रही बांग्लादेश की, और नॉर्थ ईस्ट में कितने सारे विद्रोह गुट थे, नागालैंड में, मिजोरम में, फलाना ठिकाना सब जगह, और सिलीगुड़ी के पास चिकन नेक का जो मामला है, इन सब मामलों में हमेशा शेख हसीना ने भारत की मदद की। इसी वजह से भारत अपने पुराने संबंधों को देखते हुए शेख हसीना की मदद कर रहा है। और शेख हसीना मीडिया में कह भी रही हैं कि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और उनका एक छात्र संगठन है शिविर, ये सारे के सारे सत्ता को हथिया लेंगे और कट्टरपंथी ताकतें वहां हावी हो जाएंगे, और उसके बाद वहां पर रह रहे अल्पसंख्यकों का जीवन और भी दुश्वार होने वाला है। और इन सारे कट्टरपंथियों को मोहम्मद यूनुस बढ़ावा दे रहा है, यह बात भी शेख हसीना अपने इंटरव्यूज में कह रही है। लेकिन यह बात जो शेख हसीना ने कही, भारत अपने मुंह से तो नहीं कह सकता कि कट्टरपंथी ताकतों को मोहम्मद यूनुस बढ़ावा दे रहा है, ये हो रहा है। भारत ने एक रिकॉर्ड भी जारी किया है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके खिलाफ जो हिंसा की वारदातें हुई हैं वो 2900 यानी कि 2900 के आसपास ऑन रिकॉर्ड की गई हैं। और ये आंकड़े शेख हसीना अपने इन इंटरव्यूज में रख रही है। तो भारत जो कहना चाह रहा है वो शेख हसीना के माध्यम से कहलवा दे रहा है, और इसका मैसेज, चूंकि वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, इसका मैसेज पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाता है। दुनिया भर के देश इसको देख रहे हैं। अमेरिका परेशान है, बांग्लादेश परेशान है, चाइना परेशान है, पाकिस्तान परेशान है कि शेख हसीना को भारत ने शरण क्यों दी हुई है। और भारत अडिग है। भारत चाहता है कि बांग्लादेश में, कई बार भारत ने जो सरकारी तौर पर बयान दिए हैं, भारत का यह कहना है कि बांग्लादेश में चुनाव फेयर और समावेशी होने चाहिए, कि सारी पार्टियां उसमें भाग लें, इस प्रकार के चुनाव होने चाहिए। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि आवामी लीग पार्टी को भी लड़ने का मौका दिया जाए। लेकिन जो माहौल है वहां का बिल्कुल डिफरेंट है। खालिदा जिया की पार्टी को कमान सौंपने की तैयारी पूरी वहां हो चुकी है। तारिक रहमान, खालिदा जिया का बेटा, बरसों बाद बांग्लादेश लौटा, उसका बड़ा जबरदस्त स्वागत किया गया। वो अपने मां के क्रियाक्रम में भाग लेने के लिए आया था, और उसने ये भी कह दिया, उसका वोटर कार्ड बनवा दिया गया है, उसका मतदाता सूची में नाम आ गया है, ये भी कह दिया गया है कि वो 2-2 जगह से जनरल चुनाव लड़ेगा, यानी कि सांसद का चुनाव लड़ेगा। तो सीधी सी प्लानिंग ये हो रही है कि किसी भी तरीके से जमाते इस्लामी और जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो बीएनपी को सत्ता में ले आए। मैं आपको बता दूं कि बीएनपी हमेशा भारत विरोधी पार्टी रही है, और खासतौर से 2001 से 2006 के बीच जो उसका शासन था खालिदा जिया का, उसमें भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला और भारत के खिलाफ बहुत उल्टी सीधी हरकतें की थी। भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दिया था, आतंकवाद को बढ़ावा दिया था, और आतंकवाद को समर्थन करने वाली ताकतों को अपने जगह बांग्लादेश में उसने शरण दी थी। लेकिन तारिक रहमान ने अभी एक वक्तव्य में यह भी कहा है कि अब बीएनपी वैसी पार्टी नहीं रही जैसी कट्टरपंथी पार्टी वो 2001 से 2006 के बीच में थी। लेकिन जमाते इस्लामी के लोग तो उसके साथ जुड़े हुए हैं, वही ठीक तरीके से जैसे कि यहां केजरीवाल के साथ या कांग्रेस के साथ वामपंथी जुड़ जाते हैं सारे मामले को स्पॉइल करने के लिए, तो उसके साथ तो वो ताकतें अभी से लग गई हैं, उनके कहने से कुछ नहीं पड़ता। लेकिन
भारत बीएनपी को रिजेक्ट भी नहीं कर सकता। भारत को इंतजार करना होगा 12 फरवरी को होने वाले चुनाव का, उनके नतीजों का। और अगर बीएनपी सत्ता में आती है वहां, तो भारत को बीएनपी के साथ भी बनाकर चलना पड़ेगा। इसीलिए भारत एक मध्य मार्ग का रास्ता अपना रहा है। सीधे बांग्लादेश पर अटैक नहीं करना, शेख हसीना के माध्यम से करना है। और शेख हसीना जो बोल रही हैं, एक तरीके से भारत की भाषा बोल रही हैं। और अगर वो भारत की भाषा बोल रही हैं, तो मैसेज बड़े लेवल पर पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत ने इसमें थोड़ा सा बांग्लादेश की बांह टेढ़ी करने का काम किया है। आपको याद होगा कि चाइना कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहां पर, बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है बांग्लादेश में। और मोहम्मद यूनुस गया था वहां पर बांग्लादेश और चरण चाट के आया है शी जिनपिंग के। तो बांग्लादेश के माध्यम से चीन भारत के पूर्वी कोने पर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत को इसमें बड़ा संभल करके चलने की आवश्यकता है। लेकिन शेख हसीना का इस्तेमाल अभी पिछले 2-3 महीनों में जिस तरीके से भारत ने शुरू किया है, वो काबिले तारीफ है और इसे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।